Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic the first printed books of class 10th history chapter number 5. So इस सेक्शन में हम उस दौर की बात करेंगे कि जब फर्स्ट बुक्स जो हैं वो प्रिंट होनी शुरू हुई थी, कहाँ पे प्रिंट हुई थी, कैसे प्रिंट हो रही थी। तो ये जो सेक्शन है उस बारे में होने वाला है। The earliest kind of print technology was developed in China, Japan and Korea. तो सबसे शुरुआती दौर की जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है वो चाइना, जापान एंड कोरिया में आई। ये एक सिस्टम था हैंड प्रिंटिंग का, मतलब ये शुरुआती दौर में जो प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी आई उसमें मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, उसमें हैंड प्रिंटिंग हो रही थी, मतलब हाथ की मदद से प्रिंटिंग हो रही थी। सो फ्रॉम AD 594 onwards, books in China were printed by rubbing paper, also invented there, against the inked surface of wood blocks. तो 594 AD के बाद से क्या हुआ, चाइना में जो प्रिंटिंग है वो कैसे होने लग गई। वो वुड ब्लॉक्स पे क्या किया जाता था, कोई डिजाइन वगैरह बनाया जाता था या वुड ब्लॉक्स पे कार्व किया जाता था लेटर्स को, और फिर पेपर को इस वुड ब्लॉक के अगेंस्ट प्रेस किया जाता था। तो जो भी लेटर इस वुड ब्लॉक पे लिखा होता था उस पे जो चीज है वो पेपर पे छप जाती थी। तो ऐसे वुड ब्लॉक बनाया, उस पे कोई भी लेटर जो है वो उन्होंने अपनी भाषा में, चाइना में, उन्होंने उस पे कार्व किया, ठीक है। और उसके बाद उस पे इंक लगाई, और इंक लगाने के बाद पेपर इस पे लगा दिया, और पेपर लगाने के बाद से क्या होगा, पेपर पे जो लेटर लिखा है उस वुडन ब्लॉक पे वो छप जाएगा। तो पेपर जो है वो भी चाइना में ही इन्वेंट हुआ था। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं लगेगी कि जैसे आपने ना मार्केट वगैरह में देखा होगा, क्या होता है कि वहाँ पे मेहंदी वाले रहते हैं और उन मेहंदी वालों के पास ना कुछ वुडन ब्लॉक्स भी रहते हैं। वो लकड़ी का एक ठप्पा टाइप रहता है, उस ठप्पे पे डिज़ाइन बने रहते हैं। वो उस ठप्पे को कलर में डुबोते हैं, मतलब उस पे इंक लगाते हैं, और इंक लगाने के बाद वो उस ठप्पे को हमारे हाथ पे प्रेस कर देते हैं। तो जो भी डिज़ाइन उस लकड़ी के बॉक्स पे बना होता है वो हमारे हाथ में छप जाता है। तो इसी तरीके से जो पहले प्रिंटिंग है वो शुरू हुई कि लकड़ी पे आपने जो लेटर्स हैं वो कार्व किए अच्छे तरीके से, और उसके बाद उसको इंक में प्रेस करके उसको पेपर पे लगा दिया, तो पेपर पे वो चीज जो है आ जाती थी। As both sides of thin porous sheet could not be printed, the traditional Chinese accordion book was folded and stitched at the sides. तो हुआ क्या कि अब देखो, ये जो पेपर चाइना में इजाद हुआ था, ये पेपर ना शुरुआती दौर का बहुत ही ज्यादा थिन था और बहुत ही पोरस था, पतला था, और उसमें एक तरीके से छेद छेद भी थे। इस वजह से उस पर दोनों तरफ प्रिंटिंग नहीं हो पाती थी, सिर्फ एक ही तरफ प्रिंटिंग हो पाती थी। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ना कि अगर हम कोई बहुत इंक वाला पेन यूज करते हैं तो हम एक तरफ लिखते हैं, पिछली मतलब पिछली तरफ भी जो दूसरी तरफ होती है उसमें भी वो इंक जो है दिखती है ना, उस पर पीछे कलर आ जाता है पेपर के पीछे। तो फिर जो उसके पीछे वाली साइड है उस पर कुछ भी लिखना अच्छा नहीं लगता है। तो वही चीज यहाँ पे हो रही थी कि अगर एक तरफ प्रिंट करते थे तो दूसरी तरफ भी कलर पहुंच जाता था, जिस वजह से दूसरी तरफ प्लेन नहीं बचती थी उस पर कुछ और प्रिंट करने के लिए। तो क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा थिन था, पोरस था, इसीलिए सिर्फ एक ही तरफ प्रिंटिंग हो पाती थी। अब जब एक ही तरफ प्रिंटिंग हो पाती थी पेपर की, तो फिर क्या किया जाता था, उसको ना चाइनीज ने एक बुक बनाने के लिए एक सिस्टम फॉलो किया जिसको कि अकॉर्डियन बुक कहते हैं। इसमें क्या होता है, पेजेस को ना ऐसे फोल्ड कर दिया जाता है बैक एंड फोर्थ, और उसके बाद क्या होता है, उनको स्टिच कर देते हैं। जैसे मैं अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगी उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पेपर है वो इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है, और ये जो पेपर है ना इसमें सिर्फ एक ही तरफ, ये जो फ्रंट साइड आपको दिख रही है ना, इसी में प्रिंटिंग है, इसी में चीजें प्रिंट हो रखी हैं, इसके पीछे तरफ कुछ भी प्रिंट नहीं है। तो इसको क्या किया जाएगा, इस तरीके से इसको बुक के फॉर्म में जो है इसको ला दिया जाएगा। और इसको बुक के फॉर्म में लाने के बाद जैसे आप देख सकते हो ये वाली जो बुक है किस तरीके से इसको बना दिया, इसको पूरा फोल्ड करके स्टिच कर दिया और बुक बना दी। इसमें जैसे आपको ये जो पीछे गैप दिख रहा है, यहाँ पे ये जो बीच में गैप है, इनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रिंट जो है सिर्फ आगे आगे वाली साइड है, और इसको फोल्ड करके ऐसे फोल्ड किया है और इसको ऐसे बुक बना दिया है। तो ये होता है अकॉर्डियन बुक। तो इस तरीके से बुक्स जो है चाइना में बनाई जा रही थी। तो जो वुडन ब्लॉक को यूज करके प्रिंट की जा रही थी यही है हैंड प्रिंटिंग, क्योंकि इसमें जो वुडन ब्लॉक्स हैं पहली बात तो उनमें कार्विंग की जा रही है, हाथ से ही करी जा रही है। जो कैलीग्राफर्स होते थे जो बहुत सुंदर राइटिंग लिखते थे, वो कुछ भी जो है इस तरीके से डब्बों पे, उन लकड़ी के डब्बों पे लिखते थे और फिर उनको कार्विंग की जाती थी उन पे, ताकि जो लेटर हैं वो एक तरीके से
छापे जा सकें, प्रिंट किए जा सकें। और फिर ये जो लकड़ी का ठप्पा रहता था, इसको भी हाथ से ही प्रेस किया जाता था पेज के ऊपर, तो कोई भी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, सब कुछ हाथ से हो रहा है, इसीलिए हैंड प्रिंटिंग थी। सो यहाँ पे जो कैलीग्राफर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं प्रिंटिंग के लिए, क्योंकि जो कैलीग्राफर्स हैं वो क्या करते हैं, वो कैलीग्राफी करते हैं। और कैलीग्राफी क्या होती है, बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश तरीके से जब राइटिंग लिखी जाती है अलग अलग तरीके से, उसको कैलीग्राफी कहते हैं। तो जो भी प्रिंट करना है वुड ब्लॉक्स वगैरह पे बनाना है, उसमें बहुत ज़्यादा मदद करते थे कैलीग्राफर्स। द इम्पीरियल स्टेट इन चाइना वॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। तो चाइना में क्या था, काफ़ी लंबे टाइम तक जो इम्पीरियल स्टेट थी वहाँ की, एक तरीके से जो गवर्नमेंट थी, जो उनका राजा था एक तरीके से, उनकी जो गवर्नमेंट थी वो पूरे तरीके से क्या करती थी, वो स्पॉन्सर करती थी प्रिंट मटेरियल को, वो ही प्रिंटेड मटेरियल बनवा रही थी। तो था क्या, चाइना में बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे, हर एक डिपार्टमेंट में लोग थे, मतलब एक तरीके से पूरा ऐसा सिस्टम था जिसमें बहुत सारे लोगों को हायर किया जाता था, रिक्रूट किया जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव काम करवाने के लिए। और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी रिक्रूटमेंट कैसे होती थी, एक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू होती थी। जैसे अभी इंडिया में आप देखोगे यूपीएससी होता है, उसमें भी क्या होता है, ब्यूरोक्रेट्स को हायर किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है एग्जामिनेशन के थ्रू। सेम यही चीज जो है वो चाइना में बहुत पहले से हो रही है। तो वहां पे जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता था, उसके पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक्स जो है प्रिंट करी जाती थी। तो टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिंट करी जाती थी, और ये जो टेक्स्ट बुक है इनको प्रिंट कौन करवाता था, इंपीरियल स्टेट करवाती थी, वहाँ की गवर्नमेंट करवाती थी, क्योंकि उसको लोगों को हायर करवाना है ना। और लोग हायर कैसे होंगे, रिक्रूट कैसे होंगे, जब वो एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे, और एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए उनको पढ़ना होता है। तो इसीलिए जो इंपीरियल स्टेट है वही बुक्स प्रिंट करवा देती थी, ताकि सारे लोग आराम से पढ़ सके और एग्जाम में अपीयर हो सके। अब 16th सेंचुरी से क्या हुआ, जो ये एग्जाम देने वाले लोगों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लोग हैं वो सिविल सर्विसेज एग्जाम देने लग गए चाइना में, और इसकी वजह से जो प्रिंट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब बहुत ज़्यादा बुक्स, टेक्स्ट बुक्स जो है वो प्रिंट हो रही थी। 17th सेंचुरी आते आते क्या हुआ, चाइना में अर्बन कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, शहरीकरण होने लग गया, और अब प्रिंट का जो यूज़ है वो डाइवर्सिफाई होने लग गया। कहाँ पहले जो प्रिंट है वो सिर्फ और सिर्फ बुक्स वगैरह के लिए, टेक्स्ट बुक, एग्जामिनेशन के टेक्स्ट बुक के लिए यूज़ किया जा रहा था, बट अब 17th सेंचुरी से प्रिंट का इस्तेमाल और भी बाकी चीज़ों में होने लग गया। प्रिंट अब सिर्फ और सिर्फ स्कॉलर ऑफिशियल्स के द्वारा यूज़ नहीं किया जाता था, बल्कि अब और भी बहुत सारे आम लोग, दूसरे लोग जो हैं वो प्रिंट्स का यूज़ कर रहे थे। स्कॉलर ऑफिशियल्स मतलब एक तरीके से जो एक तरीके से ऑफिसर्स हैं राजा के दरबार में, स्कॉलर्स हैं जो पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, ऐसे लोग। तो अब जो है वो प्रिंट स्कॉलर ऑफिशियल्स के अलावा भी बहुत सारे लोग जो है यूज़ कर रहे थे, जैसे कि मर्चेंट्स जो हैं, अब वो प्रिंट को अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ कर रहे थे। वो ट्रेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे, नो मतलब उसको रिकॉर्ड करते थे कि कितना उनका सेल हुआ है, कितना उन्होंने खरीदा है, कितना उन्होंने बेचा है, क्या उनके रिकॉर्ड्स हैं। तो ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए अब वो किसका इस्तेमाल कर रहे थे, प्रिंट का इस्तेमाल कर रहे थे। रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम अ लेजर एक्टिविटी, और अब रीडिंग जो है वो लेजर एक्टिविटी बन चुकी थी। लेजर एक्टिविटी क्या होती है, कोई ऐसा काम जो कि हम अपने खाली समय में करते हैं, मनोरंजन के लिए करते हैं। तो अब रीडिंग जो है लोग बहुत ज्यादा मात्रा में अपने खाली समय में करने लग गए थे, कि जब भी किसी को अपना मूड फ्रेश करना होता था, कोई भी खाली टाइम है, तो लोग बुक निकाल के बैठ जाते थे पढ़ने के लिए। और ये जो नए रीडर्स थे, अब ये जो नया पूरा माहौल चल रहा है रीडरशिप का, इसमें लोगों को अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़ना पसंद था। जैसे कि फिक्शनल नैरेटिव्स, फिक्शनल चीज़ें क्या होती हैं जो कि रियल नहीं है, अपनी मनगढ़ंत कहानियां जो होती हैं वो लोग पढ़ना पसंद करते थे। पोएट्री, आपको पता है, कविताएं जो होती हैं। ऑटोबायोग्राफीज, मतलब कि जब कोई पर्सन खुद अपनी लाइफ के बारे में लिखता है, उसकी लाइफ कैसी रही, तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। एंथोलॉजीज क्या होती हैं, जब किसी एक टॉपिक पे अलग अलग लोगों का काम जो है आप उसको एक्युमुलेट करो। जैसे कि मान लो बारिश है, ठीक है, बारिश एक टॉपिक है, बारिश के ऊपर जितने भी कवियों ने कोई पोयम बनाई है, कोई राइटिंग लिखी है, तो उसको हम एक बुक में प्रिंट कर दें, तो वो क्या होगा, एंथोलॉजीज। ठीक है, तो एक ही टॉपिक पे अलग अलग राइटर्स के काम को जब हम लिखते हैं, इंक्लूड करते हैं एक साथ एक बुक में, तो उसे एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, रोमांटिक प्लेस, तो ये सारी चीज़ों को अब लोग पढ़ना पसंद कर रहे थे। फिक्शनल नैरेटिव, पोएट्री, ऑटोबायोग्राफीज, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टरपीसेस, इन सारी चीज़ों को लोग अब प्रेफर कर रहे थे, रीड कर रहे थे। Rich women began to read and many women began publishing their poetry and plays.
तो अब जो अमीर घरानों की औरतें होती थी वो क्या करने लग गई, वो भी अपने जो पोएट्रीज हैं, प्लेज हैं, उनको लिखने लग गई और उनको पब्लिश कराने लग गई। इसी तरीके से स्कॉलर ऑफिशियल्स की जो वाइफ्स होती थी, उनकी जो पत्नियां होती थी, वो भी अपने लिखे हुए कामों को, मतलब पोएट्रीज हो गई या दूसरा कोई भी काम जो है उन्होंने जो लिखा है उसको वो प्रिंट करवाने लग गई। इसी तरीके से जो कोटेशंस हैं वो भी अपने लाइफ्स के बारे में लिखने लग गई। कोटेशंस कौन होते हैं? जो जैसे राजा के दरबार में जो औरतें गाना और डांस ये सारी चीजें करती हैं, उनको कोटेशंस कहते हैं। तो वो भी अपनी लाइफ के बारे में लिखने लग गई। दिस न्यू रीडिंग कल्चर वॉज अकम्पेन्ड बाय अ न्यू टेक्नोलॉजी। अब ये जो नया रीडिंग कल्चर आ रहा था, इसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी जो है वो भी आ रही थी। अब वेस्ट में जो वेस्टर्न नेशंस हैं, यूरोप वगैरह, यहाँ पे अब टेक्नोलॉजीज आने लगी थी, मशीनें बनने लग गई थी प्रिंट करने के लिए। सो क्या हुआ कि चाइना में वेस्टर्न पावर्स ने, वेस्टर्न नेशंस ने अपने आउटपोस्ट जो है वो स्टैब्लिश किए हुए थे। मतलब एक तरीके से जो अड्डे रहते हैं, चौकियां रहती हैं, वो अब वेस्टर्न नेशंस ने स्टैब्लिश करनी शुरू कर दी थी चाइना में। कि जैसे मान लो मिलिट्री की चौकियां हैं, वहां पे उन्होंने अपना एक तरीके से एक सेटअप लगाना शुरू कर दिया, पोस्ट लगानी शुरू कर दी। तो जब चाइना में वेस्टर्न आउटपोस्ट सेटअप होने लग गई, तो उसके बाद क्योंकि वहां पे वेस्टर्न लोग रह रहे हैं, वेस्टर्न लोगों ने अपना मतलब एक तरीके से चौकी बनाई है और वहां पे वो रह रहे हैं, तो उनको अलग अलग तरीके के काम होते थे, प्रिंट वगैरह करना होता था। तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, जो वेस्टर्न नेशंस है वहां से प्रिंटिंग मशीन्स मंगाई जाने लग गई। मतलब क्या हो रहा है, वेस्टर्न नेशंस में टेक्नोलॉजी आई, वहां पे प्रिंटिंग मशीन्स बननी शुरू हुई, मैकेनिकल प्रेसेस, जहाँ पे इंसानों का इस्तेमाल कम हो रहा है, बल्कि जो चीजें हैं वो मैकेनाइज्ड हैं, मशीनों के थ्रू चीजें हो रही हैं। तो वेस्ट में ऐसी मशीन्स जो है प्रिंटिंग की वो बनने लग गई। और जब चाइना में वेस्ट के पोस्ट बने, तो यहाँ पे चाइना में क्या होने लग गया, वेस्ट से मशीनें आने लग गई। ठीक है, चाइना में वेस्टर्न नेशंस की पोस्ट बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे इनको प्रिंट करना है, तो इन्होंने क्या किया, वेस्ट में जो मशीनें हैं उनको चाइना में इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, ताकि यहाँ पे जो लोग हैं वो अपना प्रिंटिंग कर सकें। तो ये चीज अब हो रही थी, मतलब चाइना में अब मशीनें आनी शुरू हो गई थी जो कि वेस्ट में बन रही थी। सो शंघाई बिकेम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर। और अब शंघाई जो है, शंघाई शहर जो है चाइना में, वो नया हब बन चुका था, प्रिंट कल्चर का एक सेंटर बन चुका था, केटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेस्टर्न स्टाइल में भी प्रिंटिंग हो रही है, क्योंकि वेस्ट नेशन से जो मशीनें आई हैं उनसे प्रिंटिंग की जा रही है, तो वेस्टर्न स्टाइल में भी अब प्रिंटिंग हो रही है। चाइना में जो हैंड प्रिंटिंग हो रही थी, जो वुडन ब्लॉक्स की मदद से जो प्रिंट हो रही थी, वो भी चल रही है। तो अब इस तरीके से धीरे धीरे करके क्या हो रहा था, लेकिन हैंड प्रिंटिंग से शिफ्ट आ रहा था मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ। पहले हैंड प्रिंटिंग होती थी, अब इससे शिफ्ट हो रहा है मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ। मतलब अब मशीनों का इस्तेमाल धीरे धीरे करके बढ़ने लग गया था प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो मशीनें कहाँ से आई, कैसे बनी, तो ये सारी चीजें भी हम आने वाले जो सेक्शंस हैं इस चैप्टर में वो देखेंगे। बट अभी के लिए आई होप कि ये चीज क्लियर होगी कि किस तरीके से शुरुआती दौर में चाइना, जापान एंड कोरिया में प्रिंटिंग शुरू हुई। पहले हैंड प्रिंटिंग होती थी, ऐसे पेपर पे होती थी जो कि बहुत ही ज्यादा थिन होता था, और उस पर एक तरफ प्रिंट करके उसको अकॉर्डियन बुक बना दिया जाता था, उसको स्टिच कर दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से चाइना की जो इंपीरियल स्टेट है वो, क्योंकि लोगों को रिक्रूट करती थी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के थ्रू, तो उनको पढ़ाने के लिए, उनकी बुक्स बनाने के लिए जो इंपीरियल स्टेट है वो बहुत ज़्यादा प्रिंट करवाती थी टेक्स्ट बुक को। 17वीं सेंचुरी से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रिंट में बदलाव आने लग गया। अब लोग अलग अलग तरीके से प्रिंट जो है उनका इस्तेमाल करने लग गए। अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बुक नहीं, बल्कि और भी बहुत तरीके की बुक्स जो हैं लोग पढ़ने लग गए, प्रिंट करवाने लग गए। और अब देखा हमने कि भाई किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है उसमें भी चेंज आने लग गया। अब वेस्टर्न नेशंस में मैकेनिकल मशीन्स बनने लग गई जो कि चाइना में इंपोर्ट की जा रही थी। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर